दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास क्या है कि ये छोटे मोटे पॉइंट हमने बताया था, किसी भी आरबीसी के अंदर हम अगर बात करेंगे तो आरबीसी के अंदर जो कलर होता है वो रेड कलर क्यों होता है, हीमोग्लोबिन के लिए होता है। और हीमोग्लोबिन में कितने पार्ट होते हैं बताइए, 2 पार्ट होते हैं, एक कैसा पार्ट, एक हीम पार्ट और दूसरा ग्लोबिन पार्ट। हीम पार्ट क्या था बताइए हमारे लिए, आयरन कंटेनिंग पार्ट यानी नॉन प्रोटीन, सही बोल रही है, क्लियर। फिर हमारे पास क्या है, ये ग्लोबिन क्या है बताइए, प्रोटीन पार्ट है। किस तरीके का प्रोटीन है बताइए हीमोग्लोबिन, डरा रही है, आराम से बोल दे, ठीक है। किस तरीके का प्रोटीन है, कंजुगेट प्रोटीन है। सही समय पे याद भी नहीं आता ना, इसलिए सांस पहले ली फिर अचानक पूरा दहाड़ की बोल दी। तो ध्यान सुनेंगे, यानी हमारे पास जो होते हैं हीमोग्लोबिन किस तरीके का प्रोटीन है, एक तरीके का कंजुगेट प्रोटीन है, यानी इनसे कुछ मेटल्स हमारे अटैच्ड होते हैं और प्रोटीन पार्ट से, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, कंजुगेट प्रोटीन बोलते हैं, क्लियर। फिर हमने ये देखा कि कंजुगेट प्रोटीन में हमारे पास हीम पार्ट कैसे बताइए 5% और ग्लोबिन पार्ट कैसे है बताइए 95%। हमने ये कहा था कि अगर हम एक हीमोग्लोबिन पूरे एडल्ट की बात करते हैं, ह्यूमन बींग्स के अंदर एक देखेंगे तो टोटल 26 करोड़ हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल पाए जाते हैं एक पूरे बॉडी में, ठीक है। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन होंगे, तो मल्टीप्लाई बाई 4। बहुत अच्छे दिमाग वाले हो तुम लोग, ठीक है। तो यानी क्या करेंगे, हमारे पास इस तरीके के पूछे जाएंगे। तो हमने बताया था हीमोग्लोबिन कितने तरीके के, 2 तरीके के होते हैं, एक एडल्ट का हीमोग्लोबिन होता है और एक फीटस का हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है। यानी ये कैसा हीमोग्लोबिन है बताइए, एडल्ट हीमोग्लोबिन है, और ये कैसा है बताइए, फीटल या फीटस हीमोग्लोबिन है, ठीक है। एडल्ट हीमोग्लोबिन में क्या पाए जाते हैं, 2 अल्फा चेन पाए जाते हैं, 2 बीटा चेन पाए जाते हैं। अल्फा चेन में कितने अमीनो एसिड्स, 141 अमीनो एसिड, बीटा चेन में कितने, 146। इवन यहाँ तक कि फीटस हीमोग्लोबिन में भी अल्फा चेन में कितने हीमोग्लोबिन होंगे बताइए, कितने अमीनो एसिड होंगे, 146 ही होंगे, और गामा चेन में भी कितने होंगे, 146। ये हम जनरल वैसे बातें बता दिए गए हैं, अगर पूछ लिया जाएगा तो बता लीजिएगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट आता है हमारे पास, हीमोग्लोबिन अगर हो गया हो तो नेक्स्ट आता है हमारे पास क्या, एक स्पेशल केस हमने कुछ बताई थी बातें ना। स्पेशल केस क्या बताया था, हमने ये कहा था कि किसी भी अगर कोई भी पर्सन ऐसा सफर कर रहा है, वो उसके पास नॉर्मल काउंट से आरबीसी क्या है बताइए, कम है, ठीक है। अगर आरबीसी का क्या है, काउंटिंग अगर कम है, तो ऐसे पर्सन को क्या बोलेंगे हम, इरिथ्रोसाइटोपीनिया। पीनिया टर्म कहीं पे भी आया जाए तो समझ जाइए डिक्रीज लेवल है, ठीक है। ऐसे हम ल्यूकोसाइटोपीनिया बताएंगे, ऐसे थ्रम्बोसाइटोपीनिया बताएंगे। तो ल्यूकोसाइटोपीनिया में आप क्या समझेंगे, डिक्रीज लेवल ऑफ डब्ल्यूबीसी, ठीक है। अगर थ्रम्बोसाइटोपीनिया मैंने बोला तो आप क्या समझेंगे, प्लेटलेट्स का नंबर कम है, क्लियर। फिर हमने ये कहा कि ये क्या करता है कि जो इरिथ्रोसाइटोपीनिया होता है, अब ये किसी भी पर्सन को अगर होता है तो ये स्टिमुलेट होता है, किसको करता है बताइए, किडनी को करता है। और किडनी एक तरीके का क्या करती है, हार्मोन सिक्रेट करती है, केमिकल सिक्रेट करती है, और उस केमिकल का नाम क्या है, इरिथ्रोपोइटिन, ठीक है। इरिथ्रोपोइटिन क्या होती है कि ये रिस्पॉन्सिबल होती है, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है बताइए, फॉर्मेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी, ठीक है। ये तुरंत एक्टिवेट करती है लीवर सेल्स को, बेसिकली किसको एक्टिवेट करती है, लीवर सेल्स को एक्टिवेट करती है, हमारे रेड बोन मैरो को एक्टिवेट करती है कि भाई साहब थोड़ा स्पीड बढ़ाइए प्रोडक्शन की, ठीक है। तो हमारे पास आरबीसी का काउंट क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है, क्लियर। दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास यहाँ पर कि अब आता है डब्ल्यूबीसी, ठीक है। आरबीसी में इतना ही था, चलिए देखते हैं। फिर हमने ये कहा डब्ल्यूबीसी के बारे में कुछ बातें बताई। तो डब्ल्यूबीसी के बारे में पहला बात ये कहा, ये कलरलेस होता है। क्यों कलरलेस होता है बताइए, ड्यू टू अब्सेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। इसमें किसी भी तरीके का कलर पिगमेंट नहीं पाया जाता, जिसकी वजह से ये क्या होते हैं बताइए, कलरलेस होते हैं, ठीक है। बायोलॉजी की भाषा में व्हाइट कलर का मतलब कोई कलर नहीं है, समझ में आ रही बात है। कई लोगों को लगता है हम गोरे हैं, तो बायोलॉजी की भाषा में आप गोरे नहीं हो, समझ आ रही बात है। दूसरा पॉइंट आता है, यानी हम कलर है ना, तुम लोग तो गोरे गोरे हो, कलरलेस हो, क्लियर। दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास अमीबॉइड शेप्ड। इनका शेप्ड कैसा होता है बताइए, आरबीसी का शेप कैसा होता है बताइए, बाइकॉन्केव, और इनका कैसा शेप्ड होता है बताइए, अमीबॉइड, यानी इनका कोई फिक्स्ड शेप नहीं है, क्लियर। दूसरा पॉइंट आता है कि हमारे पास ये कैसे होते हैं, शॉर्ट लिव्ड होते हैं। वो डिपेंड करता है कि किस बेसिस पे हम बोल रहे हैं शॉर्ट लिव्ड, ठीक है। ये कई सारे टाइप्स के होते हैं, ये डिपेंड करता है ये इनका फंक्शन कैसा है, ठीक है।
डिफेंस मैकेनिज्म में अगर कोई फॉरेन पार्टिकल्स के ऊपर डायरेक्टली अटैक करता है तो जाहिर सी बात है वो जल्दी मारे जाने की संभावना उनको है, क्लियर। इसलिए उनकी क्या होती है, शॉर्ट लाइफ स्पेन होती है, क्लियर। अगर किसी का फंक्शन उस तरीके का नहीं है तो उनकी लाइफ स्पेन थोड़ी बहुत बढ़ सकती है, क्लियर। दूसरा पॉइंट बोला ये कैसे होते हैं बताइए, न्यूक्लिएटेड, यानी इनके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। और इनका नॉर्मल काउंट कितना होता है बताइए, 6000 से लेकर के 8000 होता है इनका नॉर्मल शेप, सॉरी नंबर ना। अब बात आता है कि हमारे पास कि WBC को हमने बेसिकली कितने पार्ट में डिवाइड किया था, 2 पार्ट में डिवाइड किया था। और दोनों पार्ट के बारे में अच्छे से समझना है कि हमारे सेल्स के अंदर क्या है, साइटोप्लाज्म होते हैं। अगर वो साइटोप्लाज्म के अंदर ग्रेन्यूल्स अगर प्रेजेंट हैं तो वही ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है तो उनको हम क्या बोलेंगे, ग्रेन्यूलोसाइट्स। और अगर उनके पास ग्रेन्यूल अगर एब्सेंट है तो हम क्या बोलेंगे, एग्रेन्यूलोसाइट्स। अब हमने ये बोला कि साइटोप्लाज्म विद ग्रेन्यूल्स तो क्या बोलेंगे, ग्रेन्यूलोसाइट्स। साइटोप्लाज्म विदाउट ग्रेन्यूल्स तो क्या बोलेंगे, एग्रेन्यूलोसाइट्स। ग्रेन्यूलोसाइट्स में हमने 3 तरीके के बताए थे ग्रेन्यूलोसाइट्स, ठीक है। पर सबसे पहले क्या बताया था, इजिनोफिल्स। दूसरा हमने क्या बताया था, बेसोफिल्स। तीसरा क्या बताया था, न्यूट्रोफिल्स। हमने इस इजिनोफिल्स को क्या किया था कि एक एसिडोफिल्स के नाम से भी जानकारी लेते थे, ठीक है। एसिडोफिल्स किसे कहते हैं बताइए, क्योंकि ये एसिडिक डाई से क्या किया जाता है, स्टेनिंग की जाती है। अगर इनकी स्टडी करने को कहा जाए तो एसिडिक डाइज की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। फिर हमने ये कहा कि बेसोफिल्स हमने क्यों नाम रखा, क्योंकि ये बेसिक डाई से क्या किया जाता था, स्टेंड किया जाता था। और हमने न्यूट्रोफिल्स क्यों बोला, क्योंकि ये न्यूट्रल डाई से क्या किया जाता है, स्टेनिंग होती है इनकी, क्लियर। अब हमने ये कहा कि जो एसिडोफिल्स होती है इनके स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, तो ये बाइलोब्ड होते हैं। कैसे होते हैं बताइए, बाइलोब्ड होते हैं। और ये डंबल शेप्ड आपको दिखाई दे रहा है, क्लियर। कई बार इसको लेकर के क्वेश्चन उठ जाता है, तो ये इनका शेप कैसा होता है, डंबल शेप। पूछा नहीं जाएगा आपसे, ठीक है। किस शेप्ड के होते हैं बताइए, हाँ डंबल शेप्ड के होते हैं। आपसे कभी कोई पूछा नहीं जाएगा। डंबल तो हमने कुछ बनाने को तो ऐसे बना दिया है ना, क्या डंबल ऐसे ही होते हैं वाकई में, नहीं होते, क्लियर। दिखने में ऐसा लग रहा है, क्लियर। तो ये डंबल शेप्ड के आपको दिख रहे हैं और ये स्टेन किए जा रहे हैं किससे, एसिडिक डाई से। बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है। अगर इनका परसेंटेज देखा जाए, प्रोपोर्शन देखा जाए तो सबसे कम प्रोपोर्शन नहीं है इनका, ठीक है। कितना परसेंट दिया गया है बताइए, 2 to 3% दिया गया है, क्लियर। फिर हमने ये कहा कि ये रेजिस्ट करते हैं किसको, इन्फेक्शन को। और ये पार्टिसिपेट करते हैं किसको बताइए, एलर्जिक रिएक्शंस को, क्लियर। दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास बेसोफिल्स के बारे में। बेसोफिल्स के बारे में अगर जानकारी लेनी है तो बेसोफिल्स कैसे होते हैं बताइए, ये 2 to 3 शेप्ड होते हैं। और इनका स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है आपको, क्या एस शेप्ड दिख रहा है, ठीक है। तो ये एस शेप्ड के स्ट्रक्चर होते हैं, क्लियर। दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास, ये क्या किए जाते हैं, बेसिक डाई से स्टेन किए जाते हैं। सबसे कम परसेंटेज अगर प्रोपोर्शन है तो किसका है बताइए, बेसोफिल्स का। ये कितना परसेंट बताया गया बताइए, 0.5 से लेकर के 1% ही बताया गया है इसका, क्लियर। सेकेंड पॉइंट आता है कि ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो ये सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ 3 हार्मोन, ठीक है। कौन कौन से हार्मोन है बताइए, हिस्टामिन, और दूसरा क्या है, सेरोटोनिन, और तीसरा क्या है, हिपेरिन। हमें यही बात याद रखनी है कि सेरोटोनिन और हिस्टामिन और हमारे पास हिपेरिन के कुछ फंक्शन याद रखने हैं, क्लियर। तो एक एक फंक्शन लिखेंगे बस, जहां पे आपने हिस्टामिन लिखा है, ठीक है, हिस्टामिन में लिखेंगे कुछ नहीं, एक एक वर्ड लिखना है बस, ठीक है। हिस्टामिन में लिखेंगे वैसोडाइलेटर। हिस्टामिन क्या है बताइए हमारे लिए, वैसोडाइलेटर। हम आपको समझा रहे हैं वैसोडाइलेटर क्या है। जब हम किसी भी तरीके की इन्फेक्शन हमें होती है, ठीक है, और जब भी हमें किसी भी तरीके का क्या होता है कि इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन होती है तो आपने देखा होगा कि हमारे वो जगह जो होती है स्वेल कर जाती है, ठीक है। अब होता क्या है कि वहां पे माइक्रोब्स वगैरह से लड़ने के लिए हमारी WBC बहुत सारे मैक्सिमम सेल्स बना देती है और उसको क्या करती है, फ्लो कराती है, भेजती है वहां पे अटैक करने के लिए। अब जहां पे अटैक करना होगा तो जाहिर सी बात है बहुत स्पेस चाहिए युद्ध करने के लिए ना, अरे बोलिए। अब कोई गली मोहल्ले में झगड़ा थोड़ी नहीं करेगा, समझ आ रही बात है। यानी क्या है कि अब किसी तरीके का अगर युद्ध हो रहा है तो एक मैदान में होगा, तो वो मैदान में हमें क्या करना होता है, लड़ने के लिए ये हमारे स्पेस को, ब्लड वेसल्स को क्या कर देती हैं, बढ़ा देती हैं। इसलिए ये क्या कही जाती है, वेसोडाइलेटर होती है, ठीक है। और वेसोडाइलेटर कब, ड्यूरिंग इन्फ्लामेशन, ये लिख लेना है ना। ड्यूरिंग कब बताइए,
इन्फ्लामेशन। चलिए, ये तो पहला हो गया। ये किसका बताया हमने, बताइए? हिस्टामिन का बताया। चलिए, दूसरा आता है हमारे पास क्या, सेरोटोनिन। ये सेरोटोनिन क्या करता है, ये कॉन्ट्रैक्शन कराता है, कॉन्ट्रैक्शन इन स्मूथ मसल्स। ये स्मूथ मसल्स के अंदर क्या कराता है बताइए, कॉन्ट्रैक्शन कराता है। ये कॉन्ट्रैक्शन करा रहा है स्मूथ मसल्स के अंदर, ये कॉन्ट्रैक्शन करा रहा है किसके अंदर, स्मूथ मसल्स के अंदर। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, क्लियर, इनके फंक्शन को लेकर के। और हिपेरिन के बारे में कुछ जानकारी है, ये नेचुरल एंटीकोगुलेंट है कि नहीं है? ये नेचुरल एंटीकोगुलेंट है। हिपेरिन जो है, हिपेरिन क्या है बताए, हमारा नेचुरल एंटीकोगुलेंट है, ठीक है। हिपेरिन जो है वो हमारा नेचुरल एंटीकोगुलेंट है। ठीक है, यानी ये क्या करता है कि ये जो बेसोफिल्स है वो सिर्फ और सिर्फ, कभी कभी ये क्वेश्चन में पूछा गया, ये किसकी तरह काम कर रहा है, मास्ट सेल्स की तरह काम करता है, ठीक है। तो हमारे पास बेसोफिल्स किसकी तरह वर्क कर रहा है बताइए, मास्ट सेल्स की तरह वर्क करता है, बस आगे उसको आगे कुछ नहीं करना, ध्यान सुनेंगे। दूसरा पॉइंट नेक्स्ट आता है हमारे पास, न्यूट्रोफिल्स के बारे में हम समझाना था, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स क्या है बताइए, हमारे पास 2 to 7% होते हैं, क्लियर। फिर उसके बाद हमारे 2 to 7 लोब्ड होते हैं इनके पास, और अगर इन कैसे बोल दिया हमने, इनको मल्टी लोब्ड बोला। और सबसे ज्यादा परसेंटेज अगर किसी का है तो ये न्यूट्रोफिल्स का है। कितना परसेंट दिया गया बताइए, 60-65% दिया गया है। और इनका नेचर कैसा है बताइए, फैगोसिटिक है, यानी 60-65% अगर पाया जा रहे हैं तो मोस्ट अबेंडेंट आर डब्ल्यूबीसी हुए कि नहीं, क्लियर। दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स के बारे में बताना था हमें, क्लियर। मोनोसाइट्स के बारे में हमने क्या बताया था, मोनोसाइट्स क्या होते हैं कि ये डायपेडेसिस के थ्रू क्या करते हैं, अमीबॉइड मूवमेंट करते हैं। ये क्या करता है, जब भी कोई भी नेचुरल या फिर हमें कह सकते हैं कि फॉरेन पार्टिकल हमारे बॉडी के अंदर इंटर करता है, तो सबसे पहले अटैक कौन करता है बताइए, मोनोसाइट्स ही एक्टिवेट होते हैं और एक्साइट होकर के ये क्या करते हैं, अटैक करते हैं, क्लियर। और जब अटैक करने के बाद हारने लगते हैं तो वो अपने पिताजी को बुलाते हैं, और इनके पिताजी क्या है, मैक्रोफाजिस, ठीक है। ये छोटे छोटे मोनोसाइट्स मिल करके एक जायंट मॉलिक्यूल बनाते हैं, और उस सेल्स का नाम क्या है, मैक्रोफाजिस। अब फिर वो अटैक करते हैं, क्लियर। फिर हमने ये कहा कि इनके परसेंटेज कितना है बताइए, 6 to 8% है। और अगर बात करेंगे इनकी न्यूक्लियस की, तो कैसी न्यूक्लियस दिखाई दे रही है आपको, किडनी शेप दिखाई दे रही है, और ये मोटाइल होते हैं। हमने तो ये बोला ही तो कि अगर कोई भी फॉरेन पार्टिकल अगर आ रही है तो ये दौड़ा करके लेकर के जाते हैं ना, जहां पे साइट ऑफ एक्शन, जहां पे हो रहा है ये सारी चीजें, वो वहां पे जाएंगे। तो ये मोटाइल होते हैं। मोटाइल कैसे होते हैं बताइए, जब हम आपको इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन जब पढ़ाएंगे, कब, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में, तब आपको ये आएगा समझ में, ठीक है। तो ये फैगोसिटिक नेचर के होते हैं, और ये क्या बनाते हैं बताइए, मैक्रोफाजेस बनाते हैं, क्लियर। अब हमारे पास लास्ट आता है हमारे पास लिम्फोसाइट्स, ठीक है। लिम्फोसाइट्स के बारे में कुछ बातें हमने लिखवा दिया था, क्या लिखवाया था लिम्फोसाइट्स के बारे में, ये स्मॉल साइज भले ही होती है, बट इनकी न्यूक्लियस कैसी होती है, लार्ज होती है। और इनके न्यूक्लियस कैसे होते हैं, राउंड न्यूक्लियस होते हैं, क्लियर। और इनका परसेंटेज कितना होता है, 20 से 25% होता है, बोली बात सही है। अब उनके बारे में क्या बात बताएं कि ये कभी भी क्या करते हैं, जब भी किसी भी तरीके का फॉरेन पार्टिकल अगर आता है तो ये अटैच्ड सबसे पहले लिम्फोसाइट्स होते हैं, क्लियर। ये लिम्फोसाइट से अटैच्ड होने के बाद ये रिकॉग्नाइज करते हैं, तो दो तरीके की सेल्स बनाते हैं लिम्फोसाइट्स। एक हमारे पास क्या करते हैं, मेमोरी सेल्स बनाते हैं, एक प्लाज्मा सेल्स बनाते हैं, ठीक है। मेमोरी सेल्स क्या करता है बताइए, मेमोरी याद करता रहता है कि ये फॉरेन एक बार हमसे टकरा चुका है, अगर दोबारा आएगा तो इनके खिलाफ एंटीबॉडी बन चुकी है, ठीक है। तो प्लाज्मा सेल्स क्या करता है, एंटीबॉडी बना दिया। और मेमोरी सेल्स क्या करता है, ये मेमोराइज करते रहता है कि ये मेमोरी बनाए रखा रहता है कि आगे चल करके कि अगर दोबारा ये आएंगे तो इनके खिलाफ एंटीबॉडी इनके पास पहले से प्रेजेंट है, क्लियर। इस तरीके से ये काम करते हैं। कुछ और बातें लिम्फोसाइट्स के बारे में भी बताना है ना। लाइट कट गई क्या, ऑन कराते हैं।